नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो अपना टॉपिक है वो है कोबोट्स। ठीक है, तो कोबोट्स जनरली कोबोट्स का फुल फॉर्म क्या है? कोबोट दो वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, को प्लस रोबोट। ठीक है, को का मतलब है कोलेबरेटिव। ठीक है, रोबोट्स आप जानते होंगे, रोबोट पहले से प्री प्रोग्राम्ड होते हैं। ठीक है, जो किसी भी कॉम्प्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करते हैं बिना ह्यूमन की हेल्प से, यानी ये ऑटोमेटिक डिवाइस होते हैं। कोबोट ऐसा नहीं है। कोबोट क्या करेगा? ह्यूमन ही ऑपरेट करेगा। ह्यूमन के साथ किसी वर्क स्पेस में दोनों लोग मिलके काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो द हिंदू न्यूज़पेपर में इसका एक आर्टिकल आया हुआ कोबोट्स के बारे में। तो इंडिया में आजकल बहुत ही ज़्यादा कोबोट्स की यूज हो रहा है। सबसे पहले बात करें तो इंडिया में बजाज ऑटो ने यूज किया था, उसके बाद इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, उसके चलते बहुत लोग कोबोट्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, यदि बिस्किट फैक्ट्री में बात करें तो कोबोट्स कैसे हेल्प कर सकता है? बिस्किट फैक्ट्री में बिस्किट को पैकेज करने में कोबोट हेल्प करेगा, और जो ह्यूमन करेंगे क्या करेंगे? क्वालिटी चेक करेंगे। तो दोनों मिलकर बिस्किट फैक्ट्री के वर्क स्पेस में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कोबोट्स क्या है। कोबोट्स एक कोलेबरेटिव रोबोट है। ठीक है, जो ह्यूमन के साथ किसी वर्क स्पेस में हाथ पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, ये रहा कोबोट। और आज का फिर दूसरा जो है, हाँ, आर्टिफिशियल पॉलिटिशियन। दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल पॉलिटिशियन जो न्यूजीलैंड के जो निक गेरिस्टन बनाया है। ठीक है, इसका नाम सैम है। तो फर्स्ट दुनिया के सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन का नाम सैम है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो सैम क्या करेगा? देखिए, पॉलिटिशियन क्या करता है? कोई भी पर्सन का जो क्वेरीज होता है रिलेटेड टू पॉलिसी। ठीक है, वो पॉलिसी हाउसिंग से भी रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन से भी हो सकता है, इमिग्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो जो सैम जो है, ठीक है, वो इस जो क्वेरी होंगे पॉलिसी रिलेटेड उसको जवाब देगा। ठीक है, तो एआई कैसे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वर्क कैसे करता है? खुद से लर्न करता है। जो अपना सैम जो फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो पेटिशन है, वो कहाँ से लर्न कहाँ करेगा? सोशल मीडिया से। ठीक है, सोशल मीडिया से इनपुट देगा और उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन नाम सैम, जो न्यूजीलैंड के निक गेरिटसन ने बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है फास्टैग। ठीक है, फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ठीक है, जो टोल कलेक्टिंग सिस्टम के लिए यूज होता है। ठीक है, इसको ऑपरेट कौन करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। ठीक है, ये किस बेस पे आधारित है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब दोस्तों मॉल में जाते होंगे, देखते होंगे कोई भी गुड्स होता है, कपड़े होते हैं, उसके ऊपर एक टैग लगा होता है। ठीक है, वो भी इसी बेस पे काम करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की टेक्नोलॉजी पे ही वर्क करता है। ठीक है, तो ये फास्टैग कौन इशू करता है? टैक्स पर अलग से कंपनी होती है, और पार्टिसिपेटिंग बैंक जो है वो भी इशू कर सकता है। ठीक है, ये जो फास्टैग होता है प्रीपेड या सेविंग अकाउंट से लिंक होता है, और गवर्नमेंट ने 1 दिसंबर 2017 के बाद से जो भी व्हीकल सोल्ड होंगे उसमें कंपलसरी कर दिया है कि फास्टैग लगना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, अब ये देखिए अपना यहाँ पे गाड़ी में एक डिवाइस लगा हुआ है, इसको फास्टैग डिवाइस को बोलते हैं। ठीक है, टोल प्लाजा में यहाँ पे एक डिवाइस लगा होगा, तो दोनों कम्युनिकेट करेंगे और यहाँ से
पैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा टोल प्लाजा, ठीक है, इस डिवाइस पे, और ये ऑटोमेटिक ओपन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये फास्टैग डिवाइस है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। हाँ, आईआईटी गुवाहाटी के सम स्कॉलर ने सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन बनाया। ठीक है, ये क्या था, ये ऑयल स्पिल जो होते हैं उस 95% ऑयल स्पिल को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इस कॉटन को 100 टाइम्स यूज कर सकते हैं। और अब जानते हैं दोस्तों, जो एयर का लेयर होता, सॉरी, जो वाटर का लेवल होता है, ठीक है, मान लीजिए डेप्थ है, जो हाइड्रोफोबिक कॉटन है, यदि ऑयल सरफेस पे है उसको एब्जॉर्ब करेगा, और यदि ऑयल मिडिल में है, यानी कि इसमें मिक्स हुआ वाटर में, उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। और यदि सेडिमेंट के रूप में बॉटम में ठीक है, बॉटम में भी यदि जमा हो गया, उसको भी सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो बहुत ही इफेक्टिव है, और इस एब्जॉर्ब ऑयल को रिकवर किया जा सकता है फिजिकल कंप्रेस के थ्रू। ठीक है, तो ऑयल को रीयूज भी किया जा सकता है। तो याद रखिए सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, अब आगे चलते हैं। आगे रिसेंटली न्यूज में निर्भय मिसाइल के बारे में आया हुआ था। ठीक है, ये अपना सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, और इसका स्पीड 0.7 मैक है। एक मैक जानते होंगे, एक मैक इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड की स्पीड से कम होता है, और इसकी रेंज जो है, मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक है। ठीक है, 300 kg तक वारहेड ले जा सकता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर वारहेड भी शामिल है। वो मल्टीपल टारगेट सिंगल फ्लाइट में मल्टीपल टारगेट कर सकता है। ठीक है, निर्भया मिसाइल के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला है ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल का नेमिंग की बात करें तो 2 रिवर्स का हुआ, ब्रह्मपुत्र इंडिया से, और मोस जो लिया है मोस्कवा, जो रसिया का एक रिवर है। ठीक है, तो 2 रिवर, सिंस ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रसिया दोनों ने मिल बनाया हुआ। ठीक है, इसलिए दोनों कंट्री से जो 2 रिवर है उसके बेस पे ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया। ठीक है, याद रखिए सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी साउंड के स्पीड से ज़्यादा इसकी स्पीड है, लगभग 3 गुना साउंड से ज़्यादा स्पीड है। ठीक है, और ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया था कि इसका एयर वेरिएंट जो है अभी एयरफोर्स में शामिल किया है। इससे पहले नेवी और आर्मी ने 2006 से ही ब्रह्मोस मिसाइल की यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसकी मारक क्षमता की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर है, बट सुखोई की जो 1 फ्लाइट में 15 किलोमीटर फ्लाइट कर डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो टोटल मारक क्षमता बात करें तो 1900 किलोमीटर था। ठीक है, तो ये रहा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। अब अगला चलते हैं। हाँ, आदित्य L1 मिशन, ये इंडिया का पहला मिशन है जो सूर्य के आउटर लेयर का स्टडी करेगा। ठीक है, तो आदित्य L1 मिशन याद रखिएगा सूर्य की स्टडी के लिए है। ठीक है, 2019 में लॉन्च होगा। और आप जानते होंगे कि सूर्य से जो सोलर इवेंट्स निकलते हैं उसके वजह से सैटेलाइट ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है। ठीक है, तो जो अपना आदित्य L1 मिशन है वो सोलर इवेंट को प्रिडिक्ट करेगा, और उसके बेस पे सैटेलाइट ऑपरेशन या वेदर प्रिडिक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरफेरेंस, ये सब के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए। तो याद रखिएगा आदित्य L1 मिशन सूर्य की स्टडी से रिलेटेड है। ठीक है, तो L1 नेम है वो लैग्रेंज पॉइंट से लिया गया। तो अपना जो आदित्य मिशन है वो L1 इस पॉइंट पे जाके पार्क होगा। ठीक है, यहाँ पे
आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी रहेगा और यहाँ से सन के आउटमोस्ट लेयर का स्टडी करेगा और इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना सोलर सिस्टम में 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4, L5। ठीक है, तो लैग्रेंज पॉइंट होते क्या हैं? हाँ, लैग्रेंज पॉइंट होते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है टू लार्ज बॉडी का, ठीक है, उसका कंबाइन किसी थर्ड जो स्मॉल बॉडी होता है उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम की स्थिति हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे किसी स्पेस क्राफ्ट को पार्क करना बहुत ईजी होता है और वहाँ पे एनर्जी खर्च नहीं करने पड़ते हैं ऑब्जर्व करने में, क्योंकि अलग से एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम की स्थिति होती है। ठीक है, तो मूवमेंट या जो एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होते हैं अपने यथास्थिति को बनाए रखने के लिए, उसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो लैग्रेंज पॉइंट पे किसी स्पेस क्राफ्ट को पार्क करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट क्या है जो लैग्रेंज पॉइंट बता गया है? एक टू लार्ज बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स कंबाइन करके किसी थर्ड जो बॉडी होती है उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इक्विवेलेंट होता है। ठीक है दोस्तों, लैग्रेंज पॉइंट पे, और सोलर सिस्टम में 5 लैग्रेंज पॉइंट है। अब अगला चलते हैं। हाँ, अभी तो हिंदू में रिसेंटली न्यूज आया था डिंडीगुल लॉक के बारे में। ठीक है, तो डिंडीगुल जो एक रीजन है तमिलनाडु में, ठीक है, वहाँ पे एक इस तरह से स्पेशल लॉक बनाया जाता है जो बहुत ही भारी भरकम होता है, 18 केजी तक। ये टेम्पल में यूज़ किया जाता था पहले, लेकिन रिसेंटली अभी इसके डिमांड में कमी आ गई है। ठीक है, बहुत सारे रीजन बताए हैं बट वो रिलेटेड नहीं है, तो आप याद रखिएगा डिंडीगुल लॉक जो है वो तमिलनाडु के एक रीजन से बिलोंग करता है। ठीक है, ये किससे बना होता है? आयरन से, ब्रास से, निकल से, क्रोमियम से ये बनता है। ठीक है, तो ये लॉक के बारे में हो गया। और फिर अपना है एस्ट्रोसैट। ठीक है, एस्ट्रोसैट क्या है कि इंडिया का फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, ये क्या करेगा, इसमें मल्टी वेव लेंथ डिटेक्टर लगे हुए हैं जो यूनिवर्स में कोई भी एक्टिविटी होगा, ठीक है, उसको डिटेक्ट करेंगे और प्रिसाइजली किस टाइप की एक्टिविटी है उसको बताने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एस्ट्रोसैट जो है मल्टी वेव लेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, ये इंडिया का सबसे पहला ऑब्जर्वेटरी है इस टाइप का। ठीक है, ये यूनिवर्स के फिनोमेना यानी कुछ भी जो यूनिवर्स में हो रहे हैं उसका हेल्प करेगा डिटेल एनालिसिस करने में, और ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च करने से इंडिया एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो गया है। इससे पहले USA, EU, जापान, रसिया इस तरह से ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट दिन इस तरह से और भी डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वेरी